डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू पब्लिक का सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रोविजंस रिलेटेड टू अलॉटमेंट। दो तरीके के प्रोविजंस यहाँ पर क्लासिफाई किए गए हैं, विभक्तिकरण किया हुआ है इनका। एक तो सामान्य जो प्रावधान है वो, और कंपनीज एक्ट 2013 के प्रावधान। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सामान्य प्रावधान। इन प्रावधानों के अंतर्गत जो अलॉटमेंट हो रहा है वो प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा होना चाहिए। जो भी प्रोस्पेक्टस में डिटेल्स दी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग और कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो इशूइंग अथॉरिटी है वो प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए। विद इन रीजनेबल टाइम होना चाहिए, ये जो टाइम स्पेसिफाइड है वो होना चाहिए। अलॉटमेंट हो रहा है या हो चुका है, इसका कम्युनिकेशन जो अलॉटी हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको प्रॉपरली होना चाहिए। जो अलॉटमेंट है वो एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। जो अलॉटमेंट हो रहा है उसको कभी भी रोका जा सकता है। एक्सेप्टेंस के पहले, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र के पहले इसको कभी भी रोका जा सकता है। जैसा कि इससे जो रिलेटेड जो प्रावधान है वो हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखने को मिलते हैं। और जो कंसिडरेशन है उसका पूरी तरह से आदान प्रदान हो जाना चाहिए। मान लीजिए कि 10 शेयर हैं, 100 रुपये में देने हैं और किसी को 8 शेयर इशू हो रहे हैं, तो उसका जो कंसिडरेशन है 80 रुपये, वो वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। बाकी के जो पैसे हैं वो उन तक नियमानुसार भेजे जाने होंगे। तो ये सामान्य प्रावधान है अलॉटमेंट के। अब देखते हैं कि कंपनीज एक्ट के जो प्रावधान है वो क्या कहते हैं। जो प्रे विवरण है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। और हमने एक डिस्कस किया था एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। एब्रिज्ड यानी साथ में लगा हुआ, जो मेमोरेंडम के साथ में एक जो डिटेल है वो होती है। तो अगर एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस है तो उसकी कॉपी लगी होनी चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिया जाना चाहिए। एप्लीकेशन मनी का रेमिटेंस हो जाना चाहिए। अगर मिनिमम अमाउंट प्रिस्क्राइब नहीं है, सब्सक्राइब नहीं हुआ है, तो मनी को हम रिफ़ंड करना है। किसी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन 100 रुपये जमा कराना था लेकिन उसने 90 रुपये ही भेजे, तो अलॉटमेंट तो वैसे भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं है। लेकिन ये जो 90 रुपये प्राप्त हुए हैं इनका भी रिफ़ंड किया जाना चाहिए। प्रोस्पेक्टस में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम लिखा होना चाहिए, कहाँ पर और कौन सी स्टॉक एक्सचेंज में वो सारी क्रियाविधि क्रियान्वित की जाएगी। और यदि इन प्रावधानों में किसी प्रकार का कोई प्रावधान फॉलो नहीं होता है तो इसमें पेनल्टी का भी प्रावधान है, जैसा कि सेक्शन 39(5) में कहा गया है। अब नेक्स्ट आता है अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड कमीशन। अंडर राइटर्स एक तरह के पर्सन होते हैं, या उनको आप पार्टीज भी बोल सकते हैं। अंडर राइटर्स वो व्यक्ति होते हैं जो इस रिस्क को कवर करते हैं कि यदि पब्लिक कंपनी के शेयर्स को अगर नहीं खरीदेगी तो वो उस कंपनी के शेयर्स को खरीद लेंगे। तो वो अंडर राइटर्स होते हैं। वो एक तरह से मान लीजिए कि कंपनी और जो एलओटी हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके बीच में है, और एक ये एश्योरेंस देते हैं कि कंपनी अगर फेल होगी शेयर्स को इशू करने में, यहाँ पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है उनके शेयर्स को लेने में, तो वो लोग सब्सक्राइब कर देंगे। इसके एवज में वो अपना अंडर राइटिंग कमीशन लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो अंडर राइटर्स हैं इनको जो पेमेंट होना होगा वो पेमेंट भी निश्चित प्रावधानों के अनुसार ही होना होगा। आर्टिकल्स में इसका उल्लेख होना चाहिए, और इसका जो फंड है, इसका जो कोष है वो अलग से बना हुआ होना चाहिए। और इसका जो रेट है कमीशन की वो 2.5% से 5% के बीच में हो सकता है। डिबेंचर्स में 2.5% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और
शेयर्स के केस में 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अंडर राइटर्स की जो डिटेल्स है वो प्रोस्पेक्टस में बतानी होती है कि कौन इसके अंडर राइटर्स होंगे, कितनी उनको कमीशन दी जाएगी। तो यहाँ पर हमारा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू पब्लिक का चैप्टर समाप्त होता है।